ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं रणनीति। और आज रणनीति में न्यूज मेकर है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर हो रही तीखी बहस और बाबा बागेश्वर का नया महाअभियान। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस छिड़ी हुई है। आज सदन में कल से ज्यादा हंगामा हो रहा है। दिखाएंगे इससे जुड़ी हुई एक एक तस्वीर आपको। संसद से सड़क तक का पूरा हाल भी बताएंगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे बताएंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सबसे नया और सबसे बड़ा अभियान क्या है। उन्होंने हिंदू ग्राम बनाने का बड़ा ऐलान किया है। इसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है वो भी दिखाएंगे। एक एक खबर इससे जुड़ी हुई। इसके अलावा कुछ और खबरें भी रणनीति में आपके सामने होंगी। लेकिन सबसे पहले बात आगे बढ़ते हुए इस बुलेटिन में कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिस पर बड़ी टक्कर जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। कल लोकसभा का माहौल गरमाया हुआ था, आज राज्यसभा का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही राज्यसभा में अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल पेश किया तो चर्चा तीखी बहस में तब्दील हो गई। कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। मैं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को और उसके जो सहयोगी दल है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आपका ही सोच विचार को आप जो पूरा नहीं कर पाया उसको पूरा करने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लेके आया है, तो आप जरूर समर्थन करना चाहिए। लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ बिल की परीक्षा अब राज्यसभा में है, जहां अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में आज दोपहर वक्फ बिल पेश किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस दौरान किरेन रिजिजू ने पूरे सदन को बताया कि ये वक्फ बिल क्यों जरूरी है और कैसे ये बिल गरीब मुस्लिमों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये तीन बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। रिजिजू के दावे पर कांग्रेस की तरफ से सैयद नसीर हुसैन ने मोर्चा संभाला तो अमित शाह ने उन्हें गलत जानकारी देने पर टोक दिया, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए और सदन का माहौल गर्मा गया। इस देश में हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट हैं, इस देश में एसजीपीसी है। अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं। किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है। When personal allegations are made, you give a chance to clarify it. लेकिन राज्यसभा में सियासी पारा उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब सदन में आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ बिल को संविधान की हत्या करने वाला बता दिया। इस बिल के माध्यम से आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो। लोकसभा में वक्फ बिल पर 12 घंटे तक चर्चा हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। राज्यसभा में इस पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया है, लेकिन जैसे जैसे वक्फ बिल पर चर्चा आगे बढ़ रही है, सदन का माहौल गर्माता जा रहा है। इससे पहले लोकसभा में बुधवार को आधे दिन की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल रात 2 बजे पास हुआ। वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया, जिसमें 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट डाला और 232 ने बिल के खिलाफ वोटिंग की। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। अब सबकी नजर राज्यसभा पर है, क्योंकि संख्या बल को देखते हुए बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 236 है और बहुमत का नंबर 119, जबकि बिल के साथ 124 सांसद हैं और खिलाफ 110, जबकि 2 सांसदों का कुछ भी तय नहीं है। मतलब राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा, लेकिन सवाल इस बात का है
कि कितने बजे पास होगा, क्योंकि बिल को लेकर विपक्ष की नाराजगी बता रही है कि चर्चा लंबी चलने वाली है। वक्फ बिल को लेकर सदन ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी सियासी जोर आजमाइश चल रही। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सब अपने अपने तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड बताकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली लोकसभा की, दूसरी राज्यसभा की और तीसरी सदन के बाहर की। क्योंकि वक्फ बिल को लेकर जो सियासी गर्मी सदन के भीतर है, वहीं एक सियासी तकरार सदन के बाहर भी चल रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सोनिया गांधी ने वक्फ बिल को संविधान पर हमला बताया, तो वक्फ मामले में जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए हमलों की झड़ी लगा दी। साफ कह दिया, बताएं तो किस क्लास में जमीन बेच लेगी। उस जमीन को जो अभी मुतवल्ली बेच रहे थे, जिसका फायदा गरीब को मिले, उसका एक अच्छा ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो। वक्फ को लेकर एक सियासी तपिश संजय राउत के बयान को लेकर भी बढ़ी हुई है, जिस पर शिंदे गुट मोर्चा खोले हुए हैं। 2 लाख करोड़ की जो जमीनें हैं, उनके ऊपर उनकी नजर है। भाषण में कहा कि हम 2025 के पहले वाली जो प्रॉपर्टीज है, यानी मस्जिद है, दरगाह है या मदरसे, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जो रिक्त जमीन है वो बेचकर हम गरीबों में उनका पैसा बांटेंगे। उसका मतलब खरीदी बिक्री आ गई, बेचने वाली बात आ गई। संजय राउत एक तो अनाड़ी हो गए, क्योंकि उनको वक्फ बिल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। ये देखो, जमीनें बेचने का सवाल कहाँ आता है? कौन सा सेक्शन में जमीनें बेचने को परमिशन सरकार को दी है, उसका एक्सप्रेशन वो करना चाहिए। मुझे तो लगता है ये जानबूझ में लोगों में गलतफहमी फैलाने का काम कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड बताकर सियासी माहौल गर्मा दिया है कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भू माफिया बोर्ड हो गया क्या? वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि वक्फ को लेकर क्या राजनीति बिल पेश होने तक है या आने वाले समय में और तपिश बढ़ेगी। क्योंकि डीएमके वक्फ बिल को लेकर न सिर्फ प्रदर्शन कर रही है, बल्कि डीएमके वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। இன்றைய பேரவை நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் பங்கெடுக்கிறோம். சர்ச்சைக்குரிய இந்த சட்ட திருத்தத்துக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படும் என்பதை पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस वक्त वक्फ और सिर्फ वक्फ बिल की चर्चा है। पक्ष इसके फायदे गिना रहा है तो विपक्ष इससे होने वाले नुकसान। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर से कहा है, वक्फ बिल जो है भाजपा सरकार का एक और तरीका है देश के मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाकर एक बार फिर हिंदू बना मुस्लिम की राजनीति को दोबारा से नया रंग देने का, ताकि बंटवारे की राजनीति भाजपा की आगे बढ़ सके। फिलहाल सबकी नजर राज्यसभा पर है, जहां लोकसभा के बाद वक्फ बिल का फाइनल टेस्ट होना है। देखिए, बिल एक है लेकिन मत अनेक, क्योंकि एक तरफ जेडीयू वक्फ बिल का समर्थन कर रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के मुस्लिम नेता बिल से नाराज हैं। और यही हाल कांग्रेस का है, जहां शशि थरूर कांग्रेस से एकदम अलग राह पर दिखाई दे रहे हैं। मुंबई हो या कोलकाता या फिर चेन्नई, हर जगह वक्फ बिल को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से वक्फ बिल की सियासत को साध रहा है। लेकिन जेडीयू में अलग ही खेल हो रहा है,
क्योंकि एक तरफ नीतीश और उनकी पार्टी सदन के भीतर वक्फ बिल का समर्थन कर रही है, वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। लेकिन अंदर खाने जेडीयू बटी हुई है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। 3 मुद्दे जो हैं उसमें संशोधन किया है, उसमें भी बहुत थोड़ा सा कमी है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने उठाया था। जैसे वक्फ बाय यूज़र की बात आई थी, मस्जिद, दरगाह, बड़ा वो जितने भी धार्मिक स्थल है उस पर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन का जो मामला था कि वो, और ज़मीन का जो मामला है बिहार सरकार से राज्य का मसला है। 2-3 मुद्दे तो आए, इतना तो खैर राहत उन लोगों ने दी है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, जो हम लोग चाहते वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस वक्फ बिल का विरोध कर रही है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की लाइन पार्टी से अलग नजर आ रही है। देखिए, 2-3 चीज है जो केरल में आपको पता है कि लोग चाहते थे, जो इस बिल में आए। ये भी है कि कुछ चीज़ें थे इस बिल में जो हमें एक्सेप्ट करना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी अल्पसंख्या हमारे देश में टारगेटेड लगे कि ये उनके खिलाफ है। अब सवाल इस बात का है कि क्या वक्फ बिल को लेकर इन दलों में एक राय नहीं है, और अगर है तो वो जमीन पर दिख क्यों नहीं रही। और अब एक बड़ी जानकारी भी आपको दे दें। वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि 70 साल तक मुसलमानों को डरा कर रखा गया। यह बिल किसी पार्टी नहीं बल्कि देश के हित में है। कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। ये दिस पॉलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड, एंड आई विल टेल यू, 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। अब बात करेंगे बंगाल में रामनवमी पर हिंदू संगठनों के शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद सियासत कैसे तेज हो गई है। देखिए, सरकार ने कानून का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, तो बीजेपी ने कहा है कि करोड़ों हिंदू रामनवमी पर सड़कों पर जुलूस निकालेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन को लेकर सियासी घमासान मचा है। ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी आमने सामने है। बात अदालत तक जा पहुंची। बीएचपी और कुछ दूसरे हिंदू संगठनों ने कुछ इलाकों में रामनवमी का जुलूस निकालने की प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। हर बार पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि वो हर बार फॉल्स केस देना और गलत तरीके से हम लोगों को रोकने की चेष्टा की जाती है, जो कि ये असंवैधानिक है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं बीजेपी ने साफ कह दिया है कि इस बार रामनवमी पर बड़ी रैलियां निकाली जाएंगी। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उस दिन हिंदू समाज अपने घरों से निकलेगा और सड़कों पर जश्न मनाया जाएगा। सेकुलरिज्म का नारा जो लोग दे रहा है, उसका खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रामनवमी का हमारा जो पावन दिन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और बंगाल का हिंदू फिर एक बार स्वामी विवेकानंद का धरती में जय श्री राम का गूंज अपने ताकत 6 अप्रैल को दिखाइए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर जगह जगह जुलूस निकाला जाता है, लेकिन बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए ममता सरकार और टीएमसी सतर्क हो गई है। ममता बनर्जी ने भी शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वाराणसी दौरे के मायने क्या है? दरअसल भागवत 5 दिन वाराणसी के दौरे पर रहेंगे।
सीएम योगी भी काशी में हैं। कल ही बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में योगी भी पहुंचे थे। ऐसे में काशी दौरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी दौरे पर हैं। भागवत के दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वाराणसी समेत आसपास के कई जिलों में संघ को और मजबूती देने के लिए वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अपने 5 दिवसीय दौरे में भागवत संघ प्रचारकों के अलावा कई बड़ी हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख शताब्दी वर्ष की तैयारी पर भी चर्चा करेंगे और अभियान को लेकर स्वयं सेवकों से संवाद करेंगे। साथ ही अलग अलग धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करने का भी उनका कार्यक्रम तैयार किया गया है। आईआईटी बीएचयू के कार्यक्रम में भी संघ प्रमुख शामिल होंगे। मोहन भागवत अप्रैल के अंतिम हफ्ते में भी सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक बार फिर वाराणसी में आएंगे। आरएसएस प्रमुख का काशी दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर आरएसएस के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद से जुड़े कामों में हिस्सा लेना चाहें तो संगठन को कोई परेशानी नहीं है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी दौरे पर हैं। कल ही गाजियाबाद में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए थे। जाहिर है काशी एक बार फिर सियासत का केंद्र बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में 25,000 सरकारी टीचर्स की नौकरी रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला देते हुए अगले 3 महीने में फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। दरअसल इस भर्ती को लेकर ममता सरकार पर शुरू से ही घोटाले के आरोप लग रहे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के 25,000 से ज्यादा टीचरों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द कर दी है। दरअसल टीचर भर्ती को लेकर सरकार पर घोटाले के आरोप लगे थे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने भर्ती घोटाले को लेकर पिछले साल आए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इन लोगों ने करप्शन किया, जिम्मेदार वो लोग हैं। करप्शन किया इसीलिए तो ये नौकरी चला गया। जो मिनिस्टर लोग अभी जेल में है, पार्थ चैटर्जी जो जेल में है, सीबीआई जो रिपोर्ट दाखिल किया कोर्ट के सामने उसमें भी उसको मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ। पूरी भर्ती प्रक्रिया बेईमानी और धोखे से भरी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें वेतन लौटाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मानवीय आधार पर एक दिव्यांग कर्मचारी को नौकरी जारी रखने की अनुमति दी है। बाकी दिव्यांग उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत देने के लिए कहा है। बीजेपी टार्गेट गुलो बुझिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टार्गेट गुलो हाईकोर्टे এই ভার্ডিক্টটা প্রথম দিয়েছিলেন বিজেপির একজন যিনি এখন এমপি হয়েছেন। জাজমেন্ট জুডিশিয়ারি ছেড়ে দিয়ে বিজেপির এমপি হয়েছে। 2016 में स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हुई भर्ती के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ममता बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था, पैसा खा के जो योग्य नहीं है उनको नौकरी दिया था। भारतीय जनता पार्टी रामनवमी के बाद बड़े जोर शोर से सरकार के खिलाफ रास्ते पे उतरेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। वहीं सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के भिंड में आग का कहर देखने को मिला, जहां कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। मध्य प्रदेश के भिंड की सुबह भीषण आग से हुई, जहां ऐसी आग लगी कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। आग की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आग बहुमंजिला इमारत में लगी। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन और दमकल विभाग को बुलाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोग भी फायर ब्रिगेड की टीम की मदद करते नजर आए। ये आग भिंड की साड़ी की एक बड़ी दुकान और गोदाम में लगी। जहां आग लगी वो 3 मंजिला इमारत है, जिसमें दुकान, गोदाम और मकान है। तीसरी मंजिल में साड़ी की दुकान है। आग इतनी ज्यादा फैल गई कि उसकी चपेट में पास की एक और दुकान भी आ गई। आग लगने से आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया।
जहां आग लगी वहां भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं प्रशासन के अधिकारी भी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। आग में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं मिली, लेकिन आग से काफी नुकसान होने की आशंका है। और इधर राजस्थान की एक कंपनी में मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। मजदूरों ने फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ की। कोई पुलिस की गाड़ी पर पत्थर मार रहा है, कोई डंडे से फैक्ट्री का दरवाजा तोड़ रहा है। पुलिस और सुरक्षा कर्मी हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा रहे हैं। भीड़ में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी। ये उग्र प्रदर्शन एक फैक्ट्री में हो रहा है। फैक्ट्री का नाम संगम इंडिया लिमिटेड है, जो एक कपड़ा फैक्ट्री है। मामला राजस्थान के भीलवाड़ा का है। दरअसल बोनस की मांग करते हुए भीलवाड़ा की कपड़ा फैक्ट्री के कर्मचारी भड़क गए। उन्होंने फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ की। मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस पर भी मजदूरों ने हमला बोल दिया। मजदूरों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात बिगड़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस बीच मजदूर संघ के नेताओं ने कहा है कि इस प्रदर्शन में 20 मजदूरों को चोटें आई हैं। फिलहाल मजदूर और मैनेजमेंट के बीच बातचीत चल रही है। बताया जा रहा कि यहाँ 150 से 200 कर्मचारी काम करते हैं और दिवाली से बोनस की मांग कर रहे हैं। आरोप है इनकी मांगों पर फैक्ट्री प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। इसी को लेकर कर्मचारी एक जगह जमा हो गए। इससे मैनेजमेंट और कर्मचारियों में गहमागहमी हुई और फिर मामला बिगड़ गया। इधर गुजरात में जामनगर के बाहरी इलाके में एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट की जान चली गई। प्लेन ने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद जगुआर फाइटर प्लेन जामनगर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर ही पहुंचा था। तभी सुवर्दा गांव के खुले मैदान में प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के दौरान एक पायलट प्लेन से निकलने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरा पायलट नहीं निकल सका। क्रैश के बाद प्लेन के कई टुकड़े हो गए और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना की वजह से नीचे जमीन पर कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। एयरफोर्स के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में आग की लपटें फैल गई। हादसा बुधवार रात 9:30 बजे हुआ। इस बीच हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस सीसीटीवी में देखिए, दूर एक लाइट दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कैसे देखते ही देखते आग लग जाती है। इस हादसे में जान गंवाने वाले पायलट का नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव है, जबकि एक पायलट का इलाज जामनगर के अस्पताल में चल रहा है। एयरफोर्स के मुताबिक जगुआर प्लेन तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ है। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने भी हरियाणा के अंबाला जिले में एक जगुआर विमान ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया था। क्या भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत हिंदू ग्राम से होगी? ये वो सवाल है जिस पर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आक्रामक दिखने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की नई योजना से जो उठा है, या कहिए उस योजना से जिसे धीरेन्द्र शास्त्री धरातल पर उतारने की कोशिशों में जुट गए हैं। दरअसल आज धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम बसाने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि भूमि पूजन भी किया। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक हिंदू ग्राम में सिर्फ हिंदुओं को बसने की इजाजत होगी, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री की इस योजना पर हिंदू राष्ट्र को लेकर अब नई बहस छिड़ी हुई है। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे। लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी।
भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे, जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे, हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। कोई सनातन को मानता है, उसकी श्रद्धा है, सनातन के प्रति उसकी निष्ठा है, तो वो स्वीकार है। देश भर में घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार चर्चा हिंदू राष्ट्र की नहीं बल्कि हिंदू ग्राम की है। बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम ये महज परिकल्पना नहीं है बल्कि हकीकत के धरातल पर उतरने जा रही योजना है, जिसकी शुरुआत भी भूमि पूजन के साथ हो गई है। धीरेंद्र शास्त्री ने पूरे विधि विधान के साथ हिंदू ग्राम की आधारशिला रखी। धीरेंद्र शास्त्री के ही शब्दों में हिंदू ग्राम को बागेश्वर धाम के पास बसाया जाएगा। योजना के लिए बागेश्वर धाम जन सेवा समिति जमीन उपलब्ध करवाएगी। हिंदू ग्राम में 1000 हिंदू परिवारों के रहने की व्यवस्था होगी। हिंदू ग्राम का निर्माण कार्य 2 साल में पूरा होगा। निर्माण में बागेश्वर धाम के सेवादार अहम भूमिका निभाएंगे। ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसीलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। यानी किस जमीन पर हिंदू ग्राम बसेगा, जमीन का आवंटन कैसे होगा, कौन लोग मकान ले सकेंगे, वहां बस सकेंगे, निर्माण कैसे होगा, फुल प्रूफ प्लान तैयार है। भूमि पूजन स्थल के पीछे की दीवार पर नजर दौड़ाएंगे तो साफ तौर पर हिंदू ग्राम का वो रोड मैप भी दिखेगा जिसके आधार पर हिंदू ग्राम का निर्माण होगा। कंस्ट्रक्शन लेआउट में साफ दिख रहा है कि हिंदू ग्राम को कई ब्लॉक में बांटा गया है। इस लेआउट के ठीक बगल में हाउसिंग सोसाइटी की सिंबॉलिक इमेज भी दिख रही है। कहा जा रहा है कि निर्माण के बाद धीरेंद्र शास्त्री का हिंदू ग्राम कुछ ऐसा ही दिखेगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि प्लान को किस तरह जमीन पर उतारा जाएगा, लेकिन हिंदू ग्राम के निर्माण के ऐलान से हिंदू राष्ट्र की हुंकार की धमक कहीं ज्यादा जोर से सुनाई देने लगी है। भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे, जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे, हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे, हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कभी हनुमंत कथा और पर्ची निकालने को लेकर चर्चा बटोरने वाले धीरेंद्र शास्त्री अब लगता है खुद को हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। ओम द्योः क्रांति रंतरिक्षगुं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति। पिछले कुछ वक्त से हिंदुत्व के मुद्दे पर धीरेंद्र शास्त्री का स्टैंड पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आया है। एक दिन पहले धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुत्व और हिंदुओं के जागरण के लिए जो ऐलान किया, उसी से समझ सकते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री की नजर कहाँ है। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे और उन हिंदुओं को बनाने के लिए हमने प्रकल्प ठाना है सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम, जो वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी अप्रैल के महीने से एक पूरी टीम बागेश्वर धाम की निकल चुकी है यह बिगुल बजाने के लिए, जो गांव गांव जाकर के एक मंडल बनाएगी, बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल, जो सनातन के लिए कार्य करेंगे। कट्टर हिंदूवादी वाणी, हिंदू ग्राम और ऐसे और भी तमाम ऐलान बयान सियासत में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या धीरेंद्र शास्त्री देश के कानून से ऊपर हैं? क्या देश का संविधान हिंदू ग्राम जैसी योजना को आगे बढ़ाने की इजाजत देता है? और क्या धीरेंद्र शास्त्री की योजना देश के सामाजिक ताने बाने के लिए मुफीद साबित होगी? ये सवाल हम नहीं उठा रहे बल्कि सियासत के धरातल से उठ रहे हैं। देश संविधान और न्यायपाल का चलेगा, किसी के इंडिविजुअल के बोलने से नहीं देश चलने वाला है। देश की खूबसूरती यही है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। बागेश्वर में तो बागेश्वर नगरी ही बन रही है, गांव क्या हो तो पूरा एक शहर बन गया है आज ही। जब जाइए 4 लाख लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं। मेरा मानना है कि बाबा को इस तरह जोड़ना कि मुसलमान का प्रवेश न हो, ये मैं समझता हूँ उनके सनातन में जो चरित्र है उसको कोई दागदार करना चाहता है, क्योंकि वो सबको एक नज़र से देखते हैं। इधर पहले से ही वक्फ बिल को लेकर धर्म की धुरी पर जारी जुबानी जंग धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू ग्राम वाली योजना से और तेज हो गई है। ये जो उनकी विचारधारा है, हिंदू ग्राम, हिंदू जिला, हिंदू राष्ट्र, ये उनका अरमान ही रह जाएगा, उनका ख्वाब ही रह जाएगा। गरीब हिंदुओं के लिए अगर वो अपनी जमीन या जमीन खरीद करके कुछ घर बनाते हैं, उसको गांव का स्वरूप देते, इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं देश की,
जहाँ जहाँ हिंदू बाहुल क्षेत्र है वहाँ मुसलमान शांति से रह रहे हैं, लेकिन जहाँ मुस्लिम बाहुल मोहल्ले हैं या जहाँ उनकी आबादी ज्यादा है वहाँ हिंदुओं का रहना दुभर हो गया है। धीरेंद्र शास्त्री की हिंदुत्व वाली योजना पर विवाद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के कहीं ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक उनके पास हाजिरी लगा चुके हैं। वहीं बागेश्वर धाम के हॉस्पिटल के भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पिछले कुछ महीने तक हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेंद्र शास्त्री अब हिंदुत्व के मोर्चे पर एक कदम आगे बढ़कर बैटिंग कर रहे हैं। वो हिंदुत्व से जुड़े हर एक मुद्दे को कुरेद रहे हैं। इतिहास में बदली पहचान पर फिर से हिंदुत्व की मोहर चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। नगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और मां भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। पिछले कुछ वक्त में धीरेंद्र शास्त्री ने देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया है। वो हर जगह हिंदुओं के जागरण और हिंदू राष्ट्र की मांग को जोर शोर से उठाते दिखते हैं। मार्च के महीने में धीरेंद्र शास्त्री मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जो कहा वो विवाद को बढ़ाने वाला था। हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का अधिकार होगा, जैसे दुबई यूएई में सबको रहने का अधिकार है, पर फर्स्ट प्राथमिकता मुसलमान धर्म को है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का, सबको संस्कृति का, अपने अपने मजहब का पालन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा, पर प्रथम प्राथमिकता सनातन पर्याय का होगा। धीरेंद्र शास्त्री का बिहार दौरा भी विवादों में रहा। वजह रही हिंदू राष्ट्र की हुंकार। वैसे तो धीरेंद्र शास्त्री बिहार के गोपालगंज में हनुमंत कथा के लिए पहुंचे थे, लेकिन हनुमंत कथा से ज्यादा चर्चा धीरेंद्र शास्त्री के हिंदुत्व वाले बयानों की हुई। सियासी आर पार गिरफ्तारी की मांग तक पहुंच गई। अगर कोई मंदिरों का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण कौन कौन लेगा? अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। ऐसे में अब जबकि धीरेंद्र शास्त्री हिंदुत्व के एजेंडे पर हिंदू ग्राम वाली योजना लेकर आए हैं, तो सियासत के मैदान से धर्म क्षेत्र तक नई जंग छिड़ती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तगड़े टैरिफ का ऐलान कर भारत समेत पूरी दुनिया को बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी आसान भाषा में आप इसे बदले का टैक्स भी कह सकते हैं। सवाल है भारत पर इसका असर क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया तो इसका असर शेयर मार्केट पर भी दिखा। सेंसेक्स खुलते ही 500 अंक गिरा, निफ्टी भी 135 अंक नीचे पहुंचा, लेकिन बाद में मार्केट धीरे धीरे संभल गया। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में डायमंड और ज्वेलरी, चमड़ा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मसाले, मशीनरी पार्ट्स, पेट्रोलियम और चावल शामिल है। भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ दर 2018 में 2.72% से बढ़कर 2021 में 3.91% हो गई, जो 2022 में थोड़ी कम होकर 3.83% हो गई। वहीं अमेरिकी आयात पर भारत का टैरिफ 2018 में 11.59% से बढ़कर 2022 में 15.30% हो गया। नए टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एकदम से एक तो मार्केट्स में काफ़ी मतलब इससे वो नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। इन्होंने टैरिफ्स लगा दिया है, बड़े सारे सेक्टर्स पे कितना टैरिफ लगेगा, एक्चुअल सिचुएशन क्या होगा, किसी को अभी पता नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि टैरिफ को लेकर सरकार इसके असर के बारे में जरूर पड़ताल करेगी। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है।
अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अमेरिका के जाल में देश फंसता जा रहा है। जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। ट्रंप के फैसले से भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारतीय सामान तो अमेरिका में महंगे होंगे, लेकिन ये भी फायदा हो सकता है कि भारत नए बाजारों की तलाश कर सकता है और अमेरिका पर निर्भरता भी काफी हद तक कम हो सकती है। और अब आपको कानपुर लेकर चलते हैं, जहां गुस्से में भड़की महिलाओं ने 2 युवकों की चप्पल, झाड़ू, डंडे से पिटाई कर दी। युवक रोकते रहे लेकिन महिलाएं पीटती रही। पहले चप्पल, फिर झाड़ू धुआंधार, फिर लाठी से प्रहार। 30 सेकेंड में महिलाओं ने इन दोनों युवकों पर चप्पल के बाद झाड़ू और लाठी के प्रहार की ऐसी जुगलबंदी कर डाली कि दोनों युवक त्राहिमाम करने लगे। इन दोनों युवकों के खिलाफ रणचंडी बनी महिलाओं की ये तस्वीर कानपुर के विनायकपुर की है, जहां महिलाएं घनी आबादी के बीच शराब का ठेका खोले जाने से ऐसा भड़की कि घरों से झाड़ू डंडे लेकर शराब के ठेके पर पहुंच गईं। पहले इन्होंने दुकान बंद कराई और फिर शराब का ठेका लेने वाले दोनों युवकों की चप्पल, झाड़ू और लाठी से पिटाई शुरू कर दी। ठेके के संचालक महिलाओं को रोकते रहे, लेकिन नाराज महिलाओं ने काफी देर तक लाठी और झाड़ू से दोनों युवकों की पिटाई की। महिलाओं ने साफ चेतावनी दी है, कोई भी आ जाए उनके घर के पास शराब का ठेका नहीं खुलेगा। उसके पीछे महिलाओं ने दलील भी दी। ठेका शराब खुल रहा है यहाँ पर चौराहे पर, इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पास में ही स्कूल है, डिग्री कॉलेज भी है और पब्लिक प्लेस है, यहाँ सारे लोग रहते हैं, ये बस्ती है, यहाँ मेडिकल स्टोर है, मंदिर बगल में है, पीछे लड़कियां रहती हैं, हॉस्टल है, बच्चे और भी रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं, चिल्ड्रन केयर स्कूल बिल्कुल पास में है। विनायकपुर की ये महिलाएं बीते 4 दिनों से अपने क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रही हैं, लेकिन विरोध के बाद भी जब शराब की दुकान बंद नहीं हुई तो इन्होंने झाड़ू और लाठी को हथियार बना लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है, जब तक शराब का ठेका हटाया नहीं जाएगा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। यूपी में महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में कांग्रेस की महिला विंग ने जोरदार प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण के मुद्दे पर लखनऊ की सड़कों पर हंगामा बरपा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लखनऊ में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। महिला विरोधी सरकार लिखी तख्तियां लहराई, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विधानसभा की ओर पड़ रहे मोर्चे को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गई। आरोप है कि यूपी में सत्ताधारी बीजेपी के शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन से महिला आरक्षण का मुद्दा भी बड़ा हो चला है। महिला आरक्षण जो है आज तक लागू नहीं हुआ, ये महिलाओं को धोखा देने वाली बात है। तो आज हम लोग महिला आरक्षण को लेकर फिर से रोड पर हैं।
इधर पुलिस ने विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। कई महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। वहीं कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर चुभने वाला वार किया है कि योगी जी ने विकास किया या विनाश किया है। उत्तर प्रदेश को विनाश प्रदेश बना दिया, ध्वस्त कर दिया। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, घरों के थाने के अंदर जो रक्षक है पुलिस, उस भक्षक हो गई है, मार्ग टांग दे रही है। महिला आरक्षण, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस की रणनीति को मिशन 2027 से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि करीब 4 दशक से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है। यूपी विधानसभा में कांग्रेस से सिर्फ 2 विधायक हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में जरूर यूपी के नतीजे कांग्रेस के लिए उत्साहजनक रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।